हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल समराइज्ड। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल पूरा का पूरा नेपाल सड़कों पे है। ऑल 77 डिस्ट्रिक्ट्स आर बर्निंग। नेपाल की जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब पे जनता का जो गुस्सा है, खास तौर पे जनरेशन जेड, जनरेशन जी का जो गुस्सा है वो फट के निकल रहा है। सिंह दरबार, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का आवास, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ को जनता आग लगा रही है। और ये जनता ज़्यादातर छात्र युवा हैं, स्कूली छात्रों से शुरू करके यूनिवर्सिटी तक के लोग हैं, उसके ऊपर की जनता बहुत कम है। और जो आ भी रहे हैं उन्हें ये युवा भगा दे रहे हैं। मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या इसके पीछे कोई जियो पॉलिटिकल साजिशें हैं, जैसा कि भारत का गोदी मीडिया बार बार इशारा कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत हार्डकोर इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं? क्या इसके पीछे कोई एक्टर्स हैं जो कॉन्स्पिरेसी करके नेपाल को यहाँ पे ले आए? जो लोग भी नेपाल को ठीक से जानते हैं, और जिनमें से मैं एक हूँ। मैं नेपाल में सालों रहा हूँ। नेपाल मेरी डेस्क के अंदर आता था जब मैं एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था, और बहुत घूमा। बहुत साफ बात है कि नेपाल में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या ये बहुत मामूली बात पे कोई गुस्सा भटका है? ऐसा भी नहीं। अगर केपी ओली ये बात समझ पाते, जब उन्होंने एक जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोशी प्रोविंस के मंत्री राम बहादुर मगर की कार ने एक छोटी बच्ची उषा मगर सुनावर जो अपनी स्कूल ड्रेस में थी उसको टक्कर मारी, वो बच्ची उछल के दूर गिरी, और प्रोविंशियल मिनिस्टर, मतलब एक राज्य स्तरीय मंत्री जो राम बहादुर मगर थे, उनका जो काफिला था वो उस बच्ची को सड़क पर छोड़ के चला गया। ये बात सोशल मीडिया पे शेयर होना शुरू हुई। प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद शर्मा ओली, केपी ओली जिनको आमतौर पे कहा जाता है, ने इसको शाम को एक नॉर्मल एक्सीडेंट बताया, एक मामूली घटना। और देर रात तक नेपाल का जो जेनजी है, 1996 से लेकर के 2012 तक के जो पैदा हुए जनरेशन हैं, वो सड़कों पे थे। एक मेजर गुस्सा था। तो क्या ये एक्सीडेंट एक सड़क एक्सीडेंट की वजह से हुआ? नहीं। इसकी भूमिका एक लंबे दौर से बन रही थी। जो भी लोग नेपाल को ढंग से जानते हैं, जिनमें से मैं एक हूँ, नेपाल में काफ़ी वक्त गुजारा है मैंने। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग का जब मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था तो नेपाल मेरी डेस्क के अंदर आता था, और खूब घूमा हूँ नेपाल में। रोल्पा, डोल्पा, धनगढ़ी, गमगढ़ी, मुगु, नेपालगंज, खुद, रुपईडीहा, बहुत 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 घूमा हूँ। और जब मैं ये देख रहा हूँ कि ऑल 77 डिस्ट्रिक्ट्स, नेपाल में 77 जिले हैं, वो फायर पे हैं, उनमें आग लगी हुई है, तो ये केवल एक घटना का से पैदा हुआ कोई आक्रोश नहीं। ये है क्या? ये समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। कुछ नहीं। नेक्स्ट जनरेशन नेपाल नाम का एक फेसबुक पेज बनता है, और ये फेसबुक पेज हर जगह होता है। टिकटॉक पे भी है, एक्स जो पहले ट्विटर जाना जाता था वो भी उस पर भी है, और भी बहुत सारी जगहों पे है। इस पेज पर नेपाल में जो व्याप्त करप्शन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पॉवर्टी है, और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते और भी खराब हो रही अर्थव्यवस्था है, उसके खिलाफ लगातार आक्रोश की बातें लिखी जाती हैं। और इस आक्रोश का चेहरा बनते हैं नेपाल के नेपो किड्स। बॉलीवुड के खिलाफ आपने पूरा जो कैंपेन चला था राइट विंग का, उसकी वजह से नेपो किड्स, तो आप समझ ही जाएंगे, वंशवादी औलादें। एक तरफ नेपाल बहुत गरीब है, और दूसरी तरफ ये जो नेपो किड्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के और उनके जो मिनिस्टर्स के बेटे हैं, जो बड़े बिजनेस टाइकून्स के बेटे बेटियां हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी जो बहुत खर्चीली लाइफ स्टाइल है उसके बारे में लगातार लिख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। और एक सिग्निफिकेंट रील उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जिसमें एक तरफ नेपो किड्स की रील्स होती हैं, और दूसरी तरफ नेपाल के जो असली हालात हैं उनकी बातें की जाती हैं। तो एक गुस्सा था जो पनप रहा था, जो महीनों से पनप रहा था। फिर ये एक्सीडेंट होता है जिसमें राम बहादुर मगर, जो एक प्रांत के मंत्री, एक राज्य के मंत्री हैं,
उनका काफिला एक स्कूली बच्ची को टक्कर मारता है और उसको सड़क पर छोड़ के निकल जाता है और इसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है, लोग सड़कों पे आते हैं। सरकार को लगता है कि वो दबा लेगी और वो एक्सेसिव डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल करती है, गोलियां चलाती है। शाम होने तक 19 प्रतिरोधकारी मारे जाते हैं और ये 19 के 19 बहुत युवा होते हैं, छात्र। इनमें से कुछ स्कूली बच्चे हैं और कुछ जो कॉलेज में हैं। एज ग्रुप 13 से शुरू होकर के 23 पर खत्म हो जाता है। ये 19 बच्चे जो मारे 19 जो मारे गए सारे ही बच्चे नहीं हैं, उसमें कुछ युवा भी हैं। ये सब के सब अंडर 22, अंडर 23 और सबसे छोटा 13 साल का है। उसके खिलाफ गुस्सा और पनपता है और सरकार को लगता है कि हम सोशल मीडिया को बैन करके इस गुस्से को रोक देंगे। और सरकार सबसे बड़ी गलती यहाँ करती है, वो सोशल मीडिया को बैन करती है और याद और फैल जाती है, बेतहा फैल जाती है। मैं देख रहा हूँ कुछ नेपाल एक्सपर्ट, हमारे देश में आजकल एक्सपर्ट्स बहुत होते हैं। जीएसटी लागू होता है तो जिन्होंने कभी अर्थशास्त्र का काका गाली पढ़ा है वो इकोनॉमी एक्सपर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर डील होती है तो न्यूक्लियर एक्सपर्ट हो जाते हैं। ट्रम्प और हमारे मोदी साहब की कोई फोटो छप जाती है तो फॉरेन पॉलिसी और उसमें भी यूएस इंडिया रिलेशन एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये गुस्सा जो है तो केवल सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से फटा। क्यों? क्योंकि एजेंसी ये तो दिस जनरेशन फीड्स ऑफ सोशल मीडिया, उनका तो सब कुछ सोशल मीडिया से चलता है। नहीं, ये बहुत बेवकूफाना अहमकाना मामला है अगर कोई ये कहे कि ये केवल सोशल मीडिया पे प्रतिबंध के चलते एजेंसी का गुस्सा है। नहीं, सोशल मीडिया इज द लाइफ लाइन ऑफ नेपाल। नेपाल वो देश है जिसमें 48% आबादी सोशल मीडिया पे एक्टिव यूजर। भारत से कंपेयर करें जहां पे डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया का एक जुमला है, भारत में केवल 33% सोशल मीडिया पे लोग हैं। और उसमें भी रेगुलर जो अगर आप संख्या निकालेंगे तो और कम हो जाएगी। मेरी माँ सोशल मीडिया पे है, हम में से बहुतों के जो पेरेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे हैं। कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना रेगुलरली हम जानते हैं। लेकिन नेपाल की आबादी का 48% एक्टिव सोशल मीडिया यूजर। और वो क्यों? वो इसलिए है कि नेपाल से जो आउटवर्ड माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। नेपाल की कुल जो आबादी है वो है 2.97 करोड़, 2 करोड़ 97 लाख, बेसिकली 29.7 मिलियन अगर हम उसको अमेरिकन या जो डोमिनेंट सिस्टम है दुनिया का उसमें बात करेंगे। और इस पॉपुलेशन का 7% हिस्सा विदेशों में नौकरी करता है। अभी इसके इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है उन पर वापस आता हूँ, पर अभी बस कि 29.7% जो 29.7 करोड़ पॉपुलेशन है उसका 7% हिस्सा विदेशों में नौकरी करता है। ज़्यादातर मैनुअल लेबर में लोग हैं और लो एंड जॉब्स में। जो वर्किंग पॉपुलेशन है नेपाल की करीब 1.9 करोड़, 1.9 करोड़ या करीब उनका 10% हो जाती है ये आबादी। वो मलेशिया में है, वो गल्फ स्टेट्स में है, वो इंडोनेशिया में है, वो हांगकांग में है और ज्यादातर मजदूरी कर रहे हैं। रेमिटेंस इकॉनमी है जो नेपाल की इकॉनमी का करीब 31% रेमिटेंस से चलता है। अभी उसके पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात पे लौटते हैं, पर अभी ये और ये चूंकि ज्यादातर गरीब लोग हैं, मैनुअल लेबर कर रहे हैं, इसलिए आईएसटी कॉल अप्रूव नहीं कर सकते। ज्यादातर के लिए अपने माँ बाप से संपर्क करने का, अपने परिवार से, अपने मित्रों से संपर्क करने का जरिया है व्हाट्सएप कॉल्स, फेसबुक मैसेंजर कॉल्स, इंस्टा कॉल्स। और जैसे ही सरकार ने सारे सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया, टिकटॉक अफेयर नहीं हुआ था संभव, और इसको लेकर भारत के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि चीन के दबाव में कुछ किया गया। वो बहुत बेवकूफाना बात है। पर वापस जैसे ही सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन लगाया, जो नेपाली इमिग्रेंट्स हैं दुनिया भर में, ज्यादातर गरीब मैनुअल लेबर वाले, उनके लिए अपने परिवारों से बात करना लगभग असंभव हो गया, क्योंकि आईएसटी कॉल्स, फोन कॉल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसने गुस्से में चिंगारी डाली। गुस्से में चिंगारी क्यों डाली?
क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है नेपाल से करीब 4 लाख लोग हर साल बाहर जाते हैं। नेपाल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी वो 14.6% है और 12.06% है, और ये 2023 से नेपाल सैंपल नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है नेपाल का, उसने जो 2024 में 2024 में सर्वे किया था उसके मुताबिक नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे था। तो नेपाल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का दर है, वो 12% है, 12.06, और ये पिछले साल से 1% ज्यादा है। अब अगर इस पे हम आए कि इसमें जो यूथ सेक्शन है, जो 15 साल से लेकर के 24 साल तक के युवा हैं, उनमें ये बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 22% चला जाता है, 22%। मतलब नेपाल की वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसमें युवाओं में 100 जो युवा काम ढूंढ रहे हैं उसमें से 22 को काम नहीं मिल रहा है। और ये सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये केवल फॉर्मल इकोनॉमी का आंकड़ा है, औपचारिक अर्थव्यवस्था का आंकड़ा है। इसमें जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के लोग हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जो फार्मिंग में लगे हुए हैं, नेपाल में जो पोल्ट्री में लगे हुए हैं, उनके आंकड़े शामिल नहीं। नेपाल की अर्थव्यवस्था को दरअसल ये रेमिटेंस वाले जो बाहर से पैसा भेजते हैं वो चलाते हैं। 31% जीडीपी का हिस्सा रेमिटेंस है, और ये एक बहुत मेजर पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट पैदा करती है ये चीज कि नेपाल की अर्थव्यवस्था वो चला रहे हैं जो ना नेपाल में रह रहे हैं, ना उनको अब नेपाली पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई भरोसा है। असल में वो नेपाली पॉलिटिकल सिस्टम का विक्टिम्स है। अगर उन्हें नेपाल में काम मिलता तो वो मजदूरी करने मलेशिया क्यों जाते, जहां ना वो भाषा समझते हैं, ना उनका कोई काम ऐसा मजेदार है, उनको पाम के पेड़ों पे चढ़ के तेल निकालना है, हाथ तोड़ देने वाला काम है, टायरिंग, नर्व ब्रेकिंग काम। एक तरफ नेपाल की अर्थव्यवस्था वो चला रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनका पैसा मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल और जो एलिट क्लास है वो उनके पैसे को बर्बाद कर रही है, और इसमें उनका कोई से नहीं, चुनाव में तो वापस भी नहीं हो पाते। तो ये जो मेजर डिस्कनेक्ट है उसने एक और बड़ी भूमिका निभाई इस गुस्से को भड़काने में। मैं जानता हूँ बालेन शाह और गुरुंग दोनों की बातें की जाएंगी, उन पे एक अलग से वीडियो करता हूँ, क्योंकि वो असल में इतने मेजर प्लेयर हैं नहीं जितना उनको बनाया जा रहा है। अब आए नेपाल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1950 के दशक में नेपाल में पहली बार डेमोक्रेसी की बुगाहट शुरू हुई। नेहरू जी ने बड़ी मदद की नेपाली कांग्रेस की स्थापना में, वो हमेशा यहाँ रहे। 1956 में नेपाली मोनार्की ने उस पर क्रैक डाउन किया, 1990s में वापस गिराई, नेपाली लोकतंत्र पटरे पे आया। फिर उसके बाद राजशाही ने उसको एक और झटका दिया, और ऐसे होते होते नेपाल बहुत अनस्टेबल रहा। बट 90s के दशक से नेपाल थोड़ा लोकतांत्रिक दशा की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन फिर भी जो मोनार्की, जो वहां का राजशाही है, राजतंत्र है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल था। 2006 में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट ने एक आमूल चूल परिवर्तन के लिए क्रांति का नारा दिया, और नेपाल में सबसे ज्यादा इलाकों पे उनका कब्जा रहा। काठमांडू वैली को छोड़ के दरअसल वो रोल्पा से लेकर के फारिश तक, मुगु, गमगढ़ी, हर जगह उन्हीं का कब्जा था। लेकिन वो एक एम्पास था, ना वो राजधानी पे कब्जा कर पा रहे थे और ना नेपाली आर्मी और राजशाही वहां से आगे बढ़ पा रही थी। 2008 में समझौता हुआ, नेपाल का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया। 2015 में, जिसमें पहले माओवादी बहुत बढ़त पे रहे, वो सबसे ज्यादा संख्या में सीट जीतते रहे, लेकिन कभी वो प्योर मेजॉरिटी में नहीं गए। उसके बाद नेपाल यूएमएल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसके नेता केपी ओली, वो सत्ता में, वो उनकी सीटें बढ़ती रही। और इसके बाद 2015 नेपाल में कुल 2008 से आज तक 14 सरकारें बनी, मानी 16-17 साल में 14 अलग अलग सरकारें, 14 बार प्रधानमंत्री बदला गया है, जिसमें से 2005 के ही बाद से 8-10 बार सत्ता बदल चुकी है, 2015 के बाद से। और 2015 के बाद से अगर देखें तो सत्ता 3 लोगों में घूमती रही है, केपी ओली, पुष्पेंद्र कमल दहाल उर्फ प्रचंड और शेर बहादुर देव। और इसमें बहुत स्ट्रेंज कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और माओइस्ट साथ आ जाते हैं, कभी
अभी नेपाली कांग्रेस और सीपीएम यूएमएल केपी ओली की पार्टी का गठबंधन था। इसके पहले मतलब इस तरह से इन्हीं तीनों के बीच में सत्ता घूमती रही है और इससे भी जो जेनजी है वो बहुत तबाह थी, बहुत नाराज थी और उन्होंने इस व्यवस्था पे अपना विश्वास करीब करीब खो दिया था कि अगर आप 15 साल में 2008 से 17 साल में अर्थव्यवस्था में अपनी राजनीति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी ये नेता हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और किसी में भी कन्विक्शन नहीं है। अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया है कि वो डूबती जा रही है, नेपाल की अर्थव्यवस्था बाहर से चल रही है। तो ये सारी चीजें जो हौच-पौच हुई, ये जो एंगर था वो बेसिकली एक इकोनॉमिक एंगर था जो दूसरे सोसाइटल एंगर में मिला। एक अर्थव्यवस्था की दिक्कत थी कि नेपालियों को काम के लिए, जिंदा रहने के लिए नेपाल छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, ये पहली दिक्कत थी। जो बाहर जाते हैं अर्थव्यवस्था वो चलाते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पे और राजनीति पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है, ये डिस्कनेक्ट था। सोशल मीडिया पे जो लगातार बढ़ता गुस्सा था नेपो किड्स का, कि एक जो डिस्कनेक्ट था रूलिंग प्रोसेस में, नेपाल का जो टॉप 10% है वो पॉपुलेशन, वो नेपाल की जो बॉटम 40% जनता है उससे 3 गुना ज्यादा संपत्ति उसके पास है। तो ये जो सारे डिस्कनेक्ट थे उसमें सोशल मीडिया पे बैन लगाना, राम बहादुर मगर का एक स्टूडेंट को, एक छोटी बच्ची को टक्कर मार के बाहर चले जाने में एक बारूद भरा हुआ था, उसको बस आग लगाने का काम किया और उस आग को बढ़ाया केपी ओली, इसको एक नॉर्मल एक्सीडेंट कहते। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बालेन शाहू या हामी नेपाल जो एनजीओ है, इन दोनों के पास ना तो इतनी कैपेसिटी है, ना ही उनके बस का है कि ये इसको गाइड कर पाए। तो आगे क्या होगा, नेपाली आर्मी ने स्टेप इन किया है, लेकिन वो केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बात कर सकती है। और अभी जो बात होगी, बालेन शाह एक इंटरिम लीडरशिप जैसे बांग्लादेश में हुई थी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वैसा कुछ एक इंटरिम लीडरशिप हो सकती है, एक चर्निंग होगी और उस चर्निंग के बाद जो बनेगा वो बनेगा। लेकिन मैं बात खत्म करने के पहले 3 बातें बहुत स्पष्ट कर दूं कि यहाँ कोई जियोपॉलिटिकल गेम नहीं हो रहा है, सिवाय इसके कि भारत सरकार, हमारे पास एक सस्ते जेम्स बॉन्ड बैठे हुए हैं जिनको अजित डोभाल कहा जाता है, ना वो श्रीलंका में क्या हो रहा है समझ पाए, ना वो बांग्लादेश में क्या हो रहा है समझ पाए, ना कब मालदीव हमारे खिलाफ हो गया वो समझ पाए, हमारी सरकार समझ पाई, और ना नेपाल को उनको कानों कान खबर लगी। इसके अलावा इस बात में कोई जियोपॉलिटिकल साजिश नहीं, ना ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है जैसा कुछ नेपाली सेक्शंस में चल रहा है, ना ये चाइनीज कॉन्स्पिरेसी है जैसा गोदी मीडिया बता रही है, ना ये इंडियन कॉन्स्पिरेसी है जैसा गोदी मीडिया का एक सेक्शन बोल रहा है कि केपी ओली प्रो चाइना थे तो हमने उनको हटाने के लिए भारत ने करवा दिया। ये कुछ नहीं, ये दरअसल एक बढ़ता हुआ गुस्सा है जिसको 2 घटनाओं में जो असंबद्ध थी लेकिन जोड़ गई कि एक मंत्री की कार में एक बच्ची को टक्कर मारी और उसको छोड़ के चली गई। उसके विरोध में जो गुस्सा भड़का, उस गुस्से को और उसी बहाने जो महीनों से नेक्स्ट जनरेशन नेपाल लीड कर रहा था, जिस गुस्से को दशा दे रहा था, उसको एक आकार दे रहा था, केपी ओली सरकार को लगा कि हम दोनों को एक साथ निपट लेंगे और उन्होंने इस पे इसका फायदा उठा के आपदा में अवसर ढूंढ के पूरे सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जिसने इस आग को और भड़का दिया। मामला बस इतना ही। मैं कल से इस बात के अलग अलग पहलुओं पे बात करने की कोशिश करूंगा, कोई वादा नहीं, पर खैर तब तक के लिए अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। वीडियोस को अगर पसंद आ रहे हो तो अपने सर्कल्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पे साझा करें। फिर से मिलते हैं कल नेपाल पे ही ज्यादा उम्मीद के साथ। और बाय।